नमस्कार दोस्तों, आप सभी का ज्ञान गुरुजी क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम हिंदी साहित्य के आदिकाल के मैराथन क्लास करने वाले हैं। चलिए दोस्तों, फटाफट आप रिवीजन के लिए तैयार हो जाए, क्योंकि आप सब पहले ही आदिकाल के बारे में पढ़ चुके हैं और यहाँ से जो भी प्रश्न बनता है आपको पहले पढ़ाया जा चुका है, इसलिए एक मैराथन क्लास लेकर आया गया है। ठीक है, तो इसलिए आप लोग भी तैयार हो जाइए और जो भी आपका ऑप्शन आंसर मालूम होगा तो आप लोग कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए हम लोग पहले प्रश्न की ओर चलते हैं और पहला प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का सर्वप्रथम कवि किसे माना है? रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का सर्वप्रथम कवि किसे माना है? तो आपका सही उत्तर होगा सी चंद्रवरदाई। सही उत्तर क्या होगा? सी चंद्रवरदाई। दोस्तों यहाँ पर एक और प्रश्न बनेगा कि सरहप्पा को हिंदी का सर्वप्रथम कवि किसने माना? सरहप्पा को हिंदी का सर्वप्रथम कवि किसने माना? तो आपका सही उत्तर है राहुल शंकरत्यायन। किसने माना है? राहुल शंकरत्यायन ने। दोस्तों अगला प्रश्न बनेगा कि स्वयंभू को हिंदी का सर्वप्रथम कवि किसने माना है? स्वयंभू को हिंदी का सर्वप्रथम कवि किसने माना? तो आपका उत्तर होगा राम कुमार वर्मा। किसने माना है? राम कुमार वर्मा ने। अगला प्रश्न बनेगा, पुष्पदंत को हिंदी का सर्वप्रथम कवि किसने माना है? पुष्पदंत को हिंदी का सर्वप्रथम कवि किसने माना है? तो आपका उत्तर होगा शिव सिंह सेंगर। किसने माना है? शिव सिंह सेंगर ने माना है। अगला प्रश्न है, सीधों की संख्या कितनी मानी गई है? सीधों की संख्या कितनी मानी गई है? दोस्तों अगर आपको किसी भी प्रश्न का उत्तर मालूम होगा तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिएगा तथा चैनल को जरूर सब्सक्राइब दीजिएगा। तो दोस्तों आपका सही उत्तर होगा डी 84। दोस्तों यहाँ पर एक और प्रश्न बनेगा कि 84 सीधों को किसने माना है, यानी कि किसने 84 सीधों का अपने साहित्य में उल्लेख किया है? तो दोस्तों राहुल शंकरत्यायन। किसने किया है? राहुल शंकरत्यायन ने। अगला प्रश्न है, अवहट को पुरानी हिंदी किसने कहा है? अवहट को पुरानी हिंदी किसने कहा है? दोस्तों आपका सही उत्तर होगा ए चंद्रधर शर्मा गुलेरी। सही उत्तर होगा ए चंद्रधर शर्मा गुलेरी। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का प्रथम कवि किसे माना गया है? हिंदी साहित्य का प्रथम कवि किसे माना गया है? दोस्तों आपका सही उत्तर होगा बी सरहप्पा। किसको माना गया? सरहप्पा को। अगला प्रश्न है, किसने वीरगाथा काल के काव्य को देश भाषा काव्य कहा है? किसने वीरगाथा काल के काव्य को देश भाषा काव्य कहा है? आपका सही उत्तर होगा ए रामचंद्र शुक्ल। सही उत्तर होगा ए रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न है, सीधों का संबंध किससे है? सीधों का संबंध किससे है? आपका सही उत्तर होगा ए बौद्ध मत। सही उत्तर होगा ए बौद्ध मत। अगला प्रश्न है, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या नाम दिया है? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या नाम दिया है? आपका सही उत्तर होगा ए बीजोपन काल। सही उत्तर होगा ए बीजोपन काल। दोस्तों यहाँ पर एक और प्रश्न बनेगा कि वीरगाथा काल नाम किसने दिया है? वीरगाथा काल नाम किसने दिया? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। दोस्तों एक और प्रश्न बनेगा कि आदिकाल नाम किसने दिया है? तो आदिकाल नाम हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दिया है। चारण काल नाम किसने दिया है? तो चारण काल नाम जॉर्ज ग्रियर्सन ने। जॉर्ज ग्रियर्सन ने चारण काल नाम दिया। इसको आप लोग अपने नोटबुक में नोट कर लेंगे, क्योंकि ये सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण। अगला प्रश्न है, आदिकाल को चारण काल के नाम से नामकरण किसने किया है? आदिकाल को चारण काल के नाम से नामकरण किसने किया है? दोस्तों इसका उत्तर आपको बताया गया है, तो ये आप लोग कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? सी होगा जॉर्ज ग्रियर्सन। सही उत्तर क्या होगा? सी जॉर्ज ग्रियर्सन। दोस्तों अगला प्रश्न है, सीधों की बानियों की भाषा को क्या कहा गया? सीधों की बानियों की भाषा को क्या कहा गया? तो दोस्तों आपका सही उत्तर होगा ए संध्या भाषा। क्या कहा गया है? संध्या भाषा गया। सीधो, यहाँ पर सीधू नहीं होगा दोस्तों, मिस प्रिंट हुआ है, यहाँ पर सीधो होगा। सीधो की बानियों की भाषा को क्या कहा गया? संध्या भाषा कहा गया है। अगला प्रश्न है, नाथ पंथ के प्रवर्तक कौन है? नाथ पंथ के प्रवर्तक कौन है? आपका सही उत्तर होगा ए गोरखनाथ। सही उत्तर होगा ए गोरखनाथ। दोस्तों यहाँ पर एक और प्रश्न बनेगा कि गोरखनाथ के गुरु कौन है? तो गोरखनाथ के गुरु कौन है? मत्स्येंद्र नाथ। कौन है? मत्स्येंद्र नाथ। दोस्तों अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो हिंदी साहित्य के किस काल में लिखा गया है? पृथ्वीराज रासो हिंदी साहित्य के किस काल में लिखा गया? आपका सही उत्तर होगा ए आदिकाल। हाँ, पृथ्वीराज रासो किस काल में लिखा गया है? आदिकाल में लिखा गया है। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के इतिहास के किस काल को वीरगाथा काल भी कहा गया है? हिंदी साहित्य के इतिहास के किस काल को वीरगाथा काल भी कहा गया है? तो दोस्तों आपका सही उत्तर होगा ए आदिकाल।
और वीर गाथा काल नाम किसने रखा है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। किसने रखा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। और आदिकाल नाम किसने रखा है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को आदिकाल किसने कहा है? हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को आदिकाल किसने कहा है? दोस्तों आपका सही उत्तर होगा सी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है? हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है? दोस्तों आपका सही उत्तर होगा सी, वीरगाथा काल। सही उत्तर होगा सी, वीरगाथा काल। आदिकाल किसने कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। चारण काल किसने कहा है? जॉर्ज ग्रियर्सन ने और राम कुमार वर्मा ने। चारण काल किसने कहा है? जॉर्ज ग्रियर्सन और राम कुमार वर्मा ने। सिद्ध सामंत काल किसने कहा है? राहुल सांकृत्यायन ने। सिद्ध सामंत काल किसने कहा है? राहुल सांकृत्यायन ने। अगला प्रश्न है, गोरखनाथ के गुरु कौन थे? गोरखनाथ के गुरु कौन थे? आपका सही उत्तर होगा सी, मत्स्येंद्रनाथ। सही उत्तर होगा सी, मत्स्येंद्रनाथ। अगला प्रश्न है, किस इतिहासकार ने गोरखनाथ को हिंदी का प्रथम गद्य लेखक माना है? किस इतिहासकार ने गोरखनाथ को हिंदी का प्रथम गद्य लेखक माना है? आपका सही उत्तर होगा बी, मिश्र बंधु। यहाँ पर मिश्रा है दोस्तों, मिश्रा नहीं होगा, मिश्र बंधु होगा, है ना। तो आपका उत्तर क्या होगा? बी, मिश्र बंधु। अगला प्रश्न है, नाथों की संख्या कितनी मानी जाती है? नाथों की संख्या कितनी मानी जाती है? दोस्तों अगर आपको आंसर मालूम है तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें तथा चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो आपका सही उत्तर होगा ए, 9। सही उत्तर होगा ए, 9। अगला प्रश्न है, अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा गया है? अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा गया है? आपका सही उत्तर होगा सी, स्वयंभू। सही उत्तर होगा सी, शंभू। दोस्तों इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने भाई बंधु और दोस्तों को शेयर करिए ताकि वो भी अपने एग्जाम को क्रैक कर सके, क्योंकि यह वीडियो एक मैराथन क्लास है और इसमें ऐसे ऐसे प्रश्नों का चयन भी किया गया है जो एग्जाम में ज़्यादातर पूछे जाता है। अगला प्रश्न है, वीर गाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं? वीर गाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं? आपका सही उत्तर होगा ए, चंद्रवरदाई। सही उत्तर होगा ए, चंद्रवरदाई। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो के रचनाकार हैं? पृथ्वीराज रासो के रचनाकार कौन है? आपका सही उत्तर होगा बी, चंद्रवरदाई। सही उत्तर होगा बी, चंद्रवरदाई। अगला प्रश्न है, किस कवि को अपभ्रंश का भवभूति कहा जाता है? किस कवि को अपभ्रंश का भवभूति कहा जाता है? आपका सही उत्तर होगा पुष्पदंत। आपका सही उत्तर होगा सी, पुष्पदंत। पुष्पदंत को अपभ्रंश का भवभूति कहा जाता है। अगला प्रश्न है, पौमचरिऊ में किसकी कथा का वर्णन है? पौमचरिऊ में किसकी कथा का वर्णन है? आपका सही उत्तर होगा बी, राम। किसका बना है? राम का वर्णन है। अगला प्रश्न है, चंद्रवरदाई किस राजा के दरबारी कवि थे? चंद्रवरदाई किस राजा के दरबारी कवि थे? आपका सही उत्तर होगा महाराज पृथ्वी चौहान। महाराज पृथ्वीराज चौहान। इसलिए आपका ऑप्शन ए सही है। आपका ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो में प्रत्येक अध्याय को क्या कहा गया है? पृथ्वीराज रासो में प्रत्येक अध्याय को क्या कहा गया? आपका सही उत्तर होगा डी, समय। प्रत्येक अध्याय को क्या कहा गया? समय कहा गया है। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम किसने पृथ्वीराज रासो को प्रामाणिक ग्रंथ माना था? सर्वप्रथम किसने पृथ्वीराज रासो को प्रामाणिक ग्रंथ माना था? आपका सही उत्तर होगा बी, डॉक्टर बुलर। डॉक्टर बुलर ने सर्वप्रथम पृथ्वीराज रासो को क्या माना था? प्रामाणिक ग्रंथ माना था। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पृथ्वीराज रासो को किस प्रकार का ग्रंथ माना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पृथ्वीराज रासो को किस प्रकार का ग्रंथ माना है? दोस्तों आपका सही उत्तर होगा सी, अर्ध प्रामाणिक। रामचंद्र शुक्ल ने पृथ्वीराज रासो को क्या माना है? अर्ध प्रामाणिक ग्रंथ माना है। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो के नायक पृथ्वीराज है? पृथ्वीराज रासो के नायक पृथ्वीराज है। नायिका कौन है? आपको बताना है कि नायिका कौन है। तो दोस्तों आपका सही उत्तर होगा ए, संयोगिता। नायिका कौन है? संयोगिता। पृथ्वीराज रासो के नायिका कौन है? संयोगिता। और नायक कौन है? पृथ्वीराज। अगला प्रश्न है, मैथिल कोकिल के नाम से कौन प्रसिद्ध है? मैथिल कोकिल के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो दोस्तों आपका सही उत्तर होगा विद्यापति। डी, सही उत्तर होगा डी, विद्यापति। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो के कितने संस्करण प्राप्त हुए?
पृथ्वीराज रासो के कितने संस्करण प्राप्त हुए हैं? आपका सही उत्तर होगा बी 4। कितने प्राप्त हुए हैं? 4 प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न है विद्यापति मूलतः किस भाषा के कवि हैं? विद्यापति मूलतः किस भाषा के कवि है? आपका सही उत्तर होगा ए मैथिली। किस भाषा के कवि है? मैथिली भाषा के कवि है। कौन है? विद्यापति। अगला प्रश्न है पृथ्वीराज रासो को राजनीति की महाकाव्यात्मक त्रासदी किसने माना है? पृथ्वीराज रासो को राजनीतिक की महाकाव्यात्मक त्रासदी किसने माना है? दोस्तों आपका सही उत्तर होगा सी बच्चन सिंह। बच्चन सिंह ने पृथ्वीराज रासो को राजनीति की महाकाव्यात्मक त्रासदी माना है। अगला प्रश्न है विद्यापति किसके दरबारी कवि थे? यानी कि विद्यापति किसके दरबार में रहते थे और कवि का कार्य करते थे? तो दोस्तों राजा कीर्ति सिंह और राजा शिव सिंह के यहाँ यह कवि का काम करते थे। दरबार में रहकर इनके यहाँ कवि का काम करते थे। तो इसलिए आपका ऑप्शन क्या होगा? सी सही होगा। ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है विद्यापति की कौन सी रचना अवहट में लिखी गई है? विद्यापति की कौन सी रचना अवहट में लिखी गई है? दोस्तों आपका सही उत्तर होगा भी कीर्तिलता। कीर्तिलता किस में लिखी गई है? अवहट भाषा में लिखी गई है। अगला प्रश्न है खड़ी बोली का प्रथम कवि किसे कहा गया है? खड़ी बोली का प्रथम कवि किसे कहा गया है? आपका सही उत्तर होगा डी अमीर खुसरो। सही उत्तर होगा डी अमीर खुसरो। दोस्तों मंजिल यूं ही नहीं मिलती है, मंजिल पाने के लिए धैर्य रखना पड़ता है। मंजिल यूं ही नहीं मिलती है, मंजिल पाने के लिए धैर्य रखना पड़ता है। इसलिए आप लोग धैर्य के साथ इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक हो सके अपने दोस्तों, मित्रों, अपने बहन भाई सभी को शेयर करिए ताकि वो भी अपने एग्जाम पास करके और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके और आप भी अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके। अगला प्रश्न है सर्वप्रथम 12 मासा का प्रयोग किस रचना में हुआ है? सर्वप्रथम 12 मासा का प्रयोग किस रचना में हुआ है? आपका सही उत्तर है सी पृथ्वीराज रासो। जी हाँ दोस्तों, पृथ्वीराज रासो में 12 मासा का सर्वप्रथम उल्लेख किया गया। किसमें? पृथ्वीराज रासो में। अगला प्रश्न है विद्यापति ने अपनी किस रचना को कहानी कहा है? विद्यापति ने अपनी किस रचना को कहानी कहा है? दोस्तों आपका सही उत्तर होगा ए कीर्तिलता। जी हाँ दोस्तों, विद्यापति ने अपनी कीर्तिलता को कहानी कहा है। क्या कहा? कहानी कहा है। अगला प्रश्न है किसने पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य कहा है? किसने पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य कहा है? आपका सही उत्तर होगा सी रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल ने पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य कहा है। अगला प्रश्न है अपभ्रंश के प्रथम कवि कौन है? अपभ्रंश के प्रथम कवि कौन है? आपका सही उत्तर होगा डी स्वयंभू। अपभ्रंश के प्रथम कवि कौन है? स्वयंभू है। अगला प्रश्न है श्रावण कचार किसकी रचना है? श्रावण कचार किसकी रचना है? दोस्तों आपका सही उत्तर होगा ए देवसेन। देवसेना नहीं होगा, यहाँ पर मिस प्रिंट हो गया, देवसेन होगा दोस्तों, है ना। श्रावण कचार किसकी रचना है? देवसेन की रचना है। अगला प्रश्न है जयमयंक जस चंद्रिका के रचनाकार कौन है? जयमयंक जस चंद्रिका के रचनाकार कौन है? आपका सही उत्तर होगा बी मधुकर कवि। क्या होगा? मधुकर कवि। अगला प्रश्न है रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल के अंतर्गत किस साहित्य को देश भाषा काव्य कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल के अंतर्गत किस साहित्य को देश भाषा काव्य कहा है? तो आपका सही उत्तर होगा बी रासो काव्य। रासो काव्य को देश भाषा काव्य कहा है। किसने? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। अगला प्रश्न है हिंदी साहित्य का आदिकाल पुस्तक के लेखक कौन है? हिंदी साहित्य का आदिकाल पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों आपका सही उत्तर होगा डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी है। अगला प्रश्न है इनमें कौन सा वीरगाथा काव्य नहीं है? इनमें कौन सा वीरगाथा काव्य नहीं है? आपका सही उत्तर है डी जयमयंक जस चंद्रिका। जयमयंक जस चंद्रिका वीरगाथा काव्य नहीं है। बाकी खुमार रासो, विशल देव रासो, पृथ्वीराज रासो ये वीरगाथा काव्य है, लेकिन जयमयंक जस चंद्रिका वीरगाथा काव्य नहीं है। अगला प्रश्न है पुरुष परीक्षा के रचनाकार है। पुरुष परीक्षा के रचनाकार है, यानी कि पुरुष परीक्षा के रचनाकार कौन है? दोस्तों आपका सही उत्तर होगा ए और सी दोनों होगा। ऑप्शन में विद्यापति दोनों में दिया गया है।
इसलिए आपका ऑप्शन क्या होगा, यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिया गया लेकिन ए और सी दोनों होगा, विद्यापति होगा। अगला प्रश्न है 84 वैष्णव की वार्ता के लेखक कौन है। 84 वैष्णव की वार्ता के लेखक कौन है। दोस्तों आपका सही उत्तर होगा डी गोकुलनाथ। डी गोकुलनाथ। 84 वैष्णव की वार्ता किसने लिखा है, गोकुलनाथ ने लिखा है। अगला प्रश्न है 84 सिद्धों में प्रथम सिद्ध कौन है। 84 सिद्धों में प्रथम सिद्ध कौन है या किसे माना गया है। तो आपका सही उत्तर होगा डी सरहप्पा। सरहप्पा को 84 सिद्धों में प्रथम माना गया है। अगला प्रश्न है प्रबंध चिंतामणि किसकी रचना है। प्रबंध चिंतामणि किसकी रचना है। आपका सही उत्तर होगा डी मेरुतुंग। मेरुतुंग। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में किस कवि को अभिनव जयदेव की उपाधि मिली है। निम्नलिखित में किस कवि को अभिनव जयदेव की उपाधि मिली है। आपका सही उत्तर होगा डी विद्यापति। जी हाँ दोस्तों, विद्यापति को अभिनव जयदेव की उपाधि मिली है। अगला प्रश्न है आदिकाल नाम भ्रामक है, इससे बाबा आदम के जमाने का आभास होता है। यह कथन किसका है। आदिकाल नाम भ्रामक है, इससे बाबा आदम के जमाने का आभास होता है। यह कथन किसका है। दोस्तों आपका सही उत्तर होगा सी बच्चन सिंह। यह कथन किसका है, बच्चन सिंह का है। अगला प्रश्न है रासो ग्रंथों को देश भाषा काव्य किसने कहा। रासो ग्रंथों को देश भाषा काव्य किसने कहा है। आपका सही उत्तर होगा ए रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल ने रासो ग्रंथों को क्या कहा है, देश भाषा काव्य कहा है। अगला प्रश्न है हिंदी की प्राणधारा हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किसे कहा है। हिंदी की प्राणधारा हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किसे कहा है। आपका सही उत्तर होगा डी अपभ्रंश। जी हाँ दोस्तों, अपभ्रंश भाषा को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी की प्राणधारा कहा है। किस भाषा को, अपभ्रंश भाषा को। अगला प्रश्न है आदिकाल में किस काव्य प्रवृत्ति का अभाव मिलता है। आदिकाल में किस काव्य प्रवृत्ति का अभाव मिलता है। आपका सही उत्तर होगा बी राष्ट्रीयता भावना। राष्ट्रीय भावना। जी हाँ दोस्तों, आदिकाल में राष्ट्रीय भावना का अभाव था। हाँ, उस समय लोगों में राष्ट्रीय भावना उतनी नहीं थी। अगला प्रश्न है ढोला मारू दोहा किसकी कृति है। ढोला मारू दोहा किसकी कृति है। आपका सही उत्तर होगा सी कुशल राय वाचक। सही उत्तर होगा सी कुशल राय वाचक। अगला प्रश्न है उक्ति व्यक्ति प्रकरण किस प्रकार का ग्रंथ है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण किस प्रकार का ग्रंथ है। दोस्तों यह इसका उत्तर होगा ए, यह व्याकरण। हाँ, कैसा बुक है, ये व्याकरण बुक है। ठीक है ना, तो इसलिए आपका ऑप्शन क्या होगा ए व्याकरण। अगला प्रश्न है वर्ण रत्नाकर के रचनाकार कौन है। वर्ण रत्नाकर के रचनाकार कौन है। आपका सही उत्तर होगा डी ज्योतिषोर ठाकुर। सही उत्तर होगा डी ज्योतिषोर ठाकुर। अगला प्रश्न है चंदायन किसकी रचना है। चंदायन किसकी रचना है। आपका सही उत्तर होगा ए मुल्ला दाऊद। चंदायन किसकी रचना है, मुल्ला दाऊद की रचना है। अगला प्रश्न है खालिक बारी किसकी रचना है। खालिक बारी किसकी रचना है। दोस्तों यहाँ पर बड़ी नहीं होगा, बारी होगा। खालिक बारी किसकी रचना है। तो दोस्तों आपका सही उत्तर होगा सी अमीर खुसरो। खालिक बारी किसकी रचना है, अमीर खुसरो की रचना है। अगला प्रश्न है भारतेश्वर बाहुबली राज के रचनाकार कौन है। भारतेश्वर बाहुबली राज के रचनाकार कौन है। आपका सही उत्तर होगा सी शालिभद्र सूरी। सही उत्तर होगा सी शालिभद्र सूरी। अगला प्रश्न है संदेश राशक के रचनाकार कौन है। संदेश राशक के रचनाकार कौन है। आपका सही उत्तर होगा डी अब्दुल रहमान। सही उत्तर होगा डी अब्दुल रहमान। अगला प्रश्न है दोहा कोश किसकी रचना है। दोहा कोश किसकी रचना है। आपका सही उत्तर होगा सी सरहप्पा। दोहा किसकी रचना है, सरहप्पा की रचना है। अगला प्रश्न है रामचंद्र शुक्ल विरचित हिंदी साहित्य का इतिहास कब प्रकाशित हुआ है। यानी कि रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास कब प्रकाशित हुआ है। आपका सही उत्तर होगा सी 1929 ईस्वी में। 1929 ईस्वी में रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास क्या हुआ था, प्रकाशित हुई थी। अगला प्रश्न है आदिकाल की चंपू काव्य कृति है। आदिकाल की चंपू काव्य कृति कौन से इनमें से। तो दोस्तों आपका सही उत्तर होगा बी राउल बेली। राउल बेली।
दोस्तों चंपू काव्य होता क्या है? तो चंपू काव्य जिसमें गद्य और पद्य दोनों का मिश्रण होता है। जिस काव्य में गद्य और पद्य दोनों का मिश्रण होता है उसे ही हम क्या कहते हैं? चंपू काव्य कहते हैं। अगला प्रश्न है, आदिकाल की किस रचना में इतिहास की उपेक्षा की गई है? आदिकाल की किस रचना में इतिहास की उपेक्षा की गई है? आपका सही उत्तर होगा सी, पृथ्वीराज रासो। सही उत्तर होगा सी, पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो में इतिहास की उपेक्षा की गई है। अगला प्रश्न है, अपभ्रंश भाषा के प्रथम कवि माने जाते हैं? अपभ्रंश भाषा के प्रथम कवि माने जाते हैं। आपका सही उत्तर होगा सी, स्वयंभू। सही उत्तर होगा सी, स्वयंभू। अगला प्रश्न है, आदिकाल की प्रमुख श्रृंगारिक कृति है? आदिकाल की प्रमुख श्रृंगारिक कृति है यानी कि इनमें से कौन श्रृंगारिक कृति है? तो दोस्तों आपका सही उत्तर होगा डी, विद्यापति की पदावली। विद्यापति की पदावली क्या है? एक श्रृंगारिक कृति है। दोस्तों अगला प्रश्न है, काल विभाजन का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया? काल विभाजन सर्वप्रथम प्रयास किसने किया? आपका सही उत्तर होगा ए, जॉर्ज ग्रियर्सन। जॉर्ज ग्रियर्सन ने सर्वप्रथम काल विभाजन का प्रयास किया। अगला प्रश्न है, वीरगाथा काल को संधि काल एवं चारण काल की संज्ञा किसने दी है? वीरगाथा काल को संधि काल एवं चारण काल की संज्ञा किसने दी है? तो दोस्तों आपका सही उत्तर होगा ए, राम कुमार वर्मा। दोस्तों यहाँ पर एक और प्रश्न बनेगा कि राम कुमार वर्मा से पहले चारण काल नाम किसने दिया? राम कुमार वर्मा से पहले वीरगाथा काल का नाम चारण काल किसने रखा? तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने। किसने रखा? जॉर्ज ग्रियर्सन ने। अगला प्रश्न है, आदिकाल को वीर काल की संज्ञा किसने दी है? आदिकाल को वीर काल की संज्ञा देने वाले आलोचक कौन है? तो दोस्तों विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। कौन है? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। इसलिए आपका ऑप्शन ए सही है। दोस्तों ये वीर काल है, वीरगाथा काल नहीं है। वीरगाथा काल आएगा तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल होगा और वीर काल आएगा तो क्या होगा? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र होगा। दोस्तों अगला प्रश्न है, विशल देव रासो की नायिका का क्या नाम है? विशल देव रासो की नायिका का नाम क्या है? दोस्तों आपका सही उत्तर होगा डी, राजमती। विशल देव रासो की नायिका का नाम क्या है? राजमती। अगला प्रश्न है, ढोला मारूरा डूहा की नायिका का नाम क्या है? ढोला मारूरा डूहा की नायिका का नाम क्या है? आपका सही उत्तर होगा सी, मारवाड़ी। आपका सही उत्तर क्या होगा? सी, मारवाड़ी। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को अवश्य दबाइए ताकि हमारे नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तब तक के लिए आप लोगों को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।